हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का टॉपिक है जम्बल्ड पैराग्राफ और पैराग्राफ फॉर्मेशन, जिसको कि रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस या अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी कहते हैं। इसमें ये एसएससी एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बैंक के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और इसके कई टाइप्स होते हैं इस पैराग्राफ फॉर्मेशन में, जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि अगर मैं एसएससी एग्जाम्स के लिए बात करूं तो एसएससी एग्जाम्स में मेन एग्जाम्स की अगर खास तौर पर बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में। जम्बल्ड पैराग्राफ से 20 क्वेश्चंस आते हैं और 20 क्वेश्चंस में इसकी जो टाइप है वो 4 सेंटेंसेस आते हैं। 4 पैराग्राफ 4 सेंटेंस रहेंगे, मतलब 4 सेंटेंस ए बी सी डी सेंटेंसेस रहेंगे, जो कि आपको उसी को अरेंज करना होगा क्रोनोलॉजिकली कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा सेंटेंस लास्ट में होगा। इस तरह से आपको अरेंज करना होता है। किसी एग्जाम्स में 5 सेंटेंसेस होते हैं, उसको भी आपको अरेंज करना होता है। किसी एग्जाम्स में 4 ऑफ 6 सेंटेंस होते हैं। ये यू में पूछे जाता है, एमबीए एंट्रेंसेस में पूछे जाते हैं 4 ऑफ द 6 सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है 4 ऑफ 6 सेंटेंसेस की, इसमें 2 सेंटेंसेस फर्स्ट एंड लास्ट वन 6 ये दोनों फिक्स होंगे कि यहाँ पर एक सेंटेंस रहेगा और 6 में एक सेंटेंस रहेगा और बीच में ए बी सी और डी रहेगा। इस बेसिस पर आपको अरेंजमेंट करने होते हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो 4 सेंटेंसेस के लिए बात करेंगे, फिर आगे चल के 5 के लिए भी बात करेंगे, 4 और 6 के लिए बात करेंगे। अभी एसएससी मेंस एग्जाम्स होने वाला है और इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं और ये इतना इजी होता है ये टॉपिक कि इसमें कोई भी जो बच्चा है वो 20 पूरे क्वेश्चंस कर सकता है एकदम सही सही। बस खाली उसको क्या करना है, हाँ इसमें मैं आपको बताऊं उसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए क्या है कि आपको उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। You have to bear in mind the keywords. What are the keywords in the sentences? क्या keywords हो सकते हैं? What can be the keywords? तो keywords इसमें जो आते हैं वो हो सकता है they, hence, who, although, एंड, बट। मतलब ऐसे सेंटेंस जिससे कि 2 सेंटेंस आपस में जुड़ते हो, कनेक्ट होते हैं, जिसको कि हम लोग कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। कनेक्टिंग लिंक। ऐसे आपको सेंटेंसेस में आपको देखना पड़ेगा वो वर्ड्स कहाँ कहाँ है, जिससे कि हम एक सेंटेंस को हम दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट कर सके। ए से हम बी को कनेक्ट कर सके, डी को बी से कनेक्ट कर सके। ऐसे आपको एक वर्ड्स आपको खोजने पड़ेंगे उन सेंटेंसेस में। और जब भी आप कोई भी पैराग्राफ अगर आता है, कोई भी सेंटेंस अगर आता है ए बी सी डी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रीडिंग फास्ट आपको करनी होगी, क्योंकि एग्जाम्स में होता है कि आपको एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी होनी चाहिए। तो आप स्पीड मेंटेन कर लेके आप फास्टली रीड करें सेंटेंसेस को, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। ये नहीं कि एक सेंटेंस पढ़े उसमें आपने कोई वर्ड स्किप कर दिया, हु छोड़ दिया, तो आप उस पर आप आंसर नहीं ला पाएंगे। हाँ एक चीज और, कीवर्ड्स के साथ साथ आपके पास जो ऑप्शंस में इसका जो ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चंस के, उसको भी ध्यान में रखना होगा कि वो कैसे ऑप्शंस भी आपको देखने होंगे वो आंसर लाने के लिए। वो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपके लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने ये सेट किया क्वेश्चन। इसमें आप एक बार आप ये सेंटेंस पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है द 1971 वॉर चेंज द पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। बी सेंटेंस है डिस्पाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द इवेंट देयर हैव बीन नो सीरियस बुक्स रिटन अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट। ये एक समझ में आ रहा है, एक वॉर के बारे में बता रहा है। Surrender at Dhaka aims to fill this gap. It also profoundly altered geostrategic equations in the Southeast Asia.
अब इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, कि ऑप्शन भी हम लोग को देखना है कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। पहला सेंटेंस है, इसमें आपको जो मैंने बात किया था कि कनेक्टिंग लिंक देखना है कि कौन सा कीवर्ड्स हो सकते हैं जो कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ सकते हैं। अब इसका जो ओपनिंग सेंटेंस होगा वो देखिए क्या हो सकता है। अब डी पर आते हैं तो यहां कह रहा है इट ऑल्सो, तो यानी इट यहां पर इट क्या है, यानी कुछ बातें सेंटेंसेस में पहले की होगी, तो इसलिए ये भी कह रहा है इट ऑल्सो प्रोफाउंडली। प्रोफाउंडली मतलब डीपली होता है, डीपली। तो इट ऑल्सो प्रोफाउंडली यानी यहां पर कुछ बात पहले हो चुकी है, इसलिए यहां ऑल्सो कह रहा है। अब क्या बात हुई होगी, अब कह रहा है कि सरेंडर एट ढाका एम्स टू फिल दिस गैप। ये एक सरेंडर एट ढाका कुछ इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, टू फिल दिस गैप। अब यहां किस गैप की बात कर रहा है, दिस गैप मतलब कौन सा गैप, और या बोला इट ऑल्सो प्रोफाउंडली डिस्पाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द इवेंट। एक यहां आ गया इवेंट और इट ऑल्सो। इवेंट कौन सा इवेंट, आपको ये भी सेंटेंस पढ़ते समय हर चीज आपको ध्यान में देना, कौन सा इवेंट। तो यानी अब यहां पर ये तीनों सेंटेंसेस हमारे ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकते। तो अब देखिए यहां पर बी सी देखा जाए, ए बचता है। द 1971 वॉर चेंज द पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो यहां पर एक इवेंट की जो बात हो रही थी, यहाँ जो फिल दिस गैप की बात हो रही थी, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट की भी बात हो रही थी, तो वो वॉर की ही बारे में बात कर रहा है कि द 1971 वॉर जो था वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो थी चेंज कर दिया था सब कॉन्टिनेंट की। तो ये हमारा जो है ओपनिंग सेंटेंस होगा, ये ओपनिंग सेंटेंस ये हम लोग का होगा ए। अब यहाँ ऑप्शन में आते हैं, ए से हमारा एक ये ए ऑप्शन है और एक ये डी ऑप्शन है, ये हमारे ऑप्शन कट जाएंगे। अब ए के बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, अब यहां पर देखें तो सी है और डी है, तो आइए सी देख लेते हैं। सरेंडर एट ढाका एम्स टू फिल दिस गैप। अब यहाँ गैप का तो पता नहीं चल रहा किस गैप के बारे में बात हो रही है। यहाँ 1971 वॉर चेंज द पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो यहाँ इस गैप के बारे में नहीं पता चल रहा, इसको सी छोड़ देते हैं। अब डी आइए, डी कह रहा है इट ऑल्सो प्रोफाउंडली अल्टर्ड जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस। हाँ, अब देखिए ये कह रहा है कि इसने यहाँ पर पॉलिटिकल ज्योग्राफी को चेंज किया। अब यहाँ ये कह रहा है कि इट ऑल्सो, ये जो वॉर था डीपली अल्टर्ड दी जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस जो थे उसको भी साउथ ईस्ट एशिया में चेंज किया। अल्टर्ड मतलब चेंज करना, इसको चेंज किया। तो ए के बाद हम लोग का जो सेंटेंस है वो डी आएगा, तो ए के बाद डी और उसके बाद बी और सी। देखिए इट ऑल्सो, फिर से ऊपर से पढ़ते हैं, द 1971 वॉर चेंज द पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। फिर डी लेते हैं, डी ऑल्सो प्रोफाउंडली अल्टर्ड जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस इन द साउथ ईस्ट एशिया। अब जो है ए हो गया, डी हो गया। अब कह रहा है डिस्पाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द इवेंट, ये जो इवेंट हुए वॉर का और जो इवेंट में पॉलिटिकल ज्योग्राफी चेंज हो गई, जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस चेंज हो गया, इसको ये कह रहा है सिग्निफिकेंस इवेंट, कि ये इतना महत्वपूर्ण कार्य था, इतना महत्वपूर्ण ये जो इवेंट घटित हुआ उसके बाद भी इस पर कोई किताब नहीं लिखी गई। देयर हैव बीन नो सीरियस बुक्स रिटन अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट। ये जो वॉर हुआ, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इस पर कोई भी सिग्निफिकेंट बुक नहीं लिखी गई। लेकिन कह रहा है, आगे कह रहा है सरेंडर एट ढाका। देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा में है, तो यानी एक कोई ये बुक है, ये सरेंडर एट ढाका एम्स टू फिल दिस गैप। सरेंडर एट ढाका थी जो कि ये गैप जो था, कौन सा गैप, ये गैप की जो कि इस इवेंट में कोई भी सीरियस बुक नहीं लिखी गई, कुछ इसमें नहीं लिखा गया। तो वही वो कह रहा है सरेंडर एट ढाका जो था वो ये गैप को फिल कर रहा है। तो ए हो गया हम लोग का द 1971 वॉर। उसके बाद इट ऑल्सो प्रोफाउंडली यानी दिस वॉर ऑल्सो चेंज्ड द जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस डिस्पाइट द सिग्निफिकेंस इवेंट there have been no serious books written about the conflict. Surrender at Dhaka aims to fill this gap. तो इसके ऑप्शन से भी हम लोग ये
तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्स में जब भी आपको समझ में आए कि हाँ ये ए और डी आ गया सही है, पूरे ऑप्शन से आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस ए डी लगा के ए डी बी सी करके आगे आप चलिए। बस कहाँ आपको ध्यान देना है, आपको सेंटेंसेस में आपको फास्ट पढ़ना है और कंसंट्रेट होके पढ़ना है। ये नहीं कि आप कोई भी वर्ड स्किप नहीं कर सकते पढ़ते हुए। इवेंट की बात कर रहा है, जैसे यहाँ पर ऑल्सो की बात कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अल्टर्ड यहाँ भी है, चेंज यहाँ भी है, तो हर वर्ड को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये एसएससी में पूछा गया था 2019 या 18 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन मेंस में ये पूछा गया था। अब ये सेंटेंस है आपके सामने, आइए इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा कीवर्ड्स है जिससे कि हम पूरे जो जम्बल्ड है उसको एक फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं। आइए, ये कह रहा है दे ऑल्सो बिलीव दैट वन मस्ट नॉट होल्ड ऑन टू थिंग्स। पहला कीवर्ड आया इसमें यहाँ पर दे। अब दे कौन है ये आपको इस पूरे सेंटेंस में देखना पड़ेगा। तो जब आप पढ़ेंगे, फाइनली इट इज अ वेरी गुड आइडिया टू गिव द थिंग्स टू समवन। दे फर्दर एडवाइस, दे कौन है यहाँ पर, यहाँ भी दे, यहाँ भी दे, दे दे। तो डी पे आप आएंगे तो मिनिमलिस्ट बिलीव। मिनिमलिस्ट मतलब जो कम चीजों पर को रखने पर को मानते हैं, जो कहते हैं कि होर्डिंग नहीं करना चाहिए, स्टोर नहीं करना चाहिए, कम चीजों पे जो अपना पूरा जीवन व्यतीत करे उनको मिनिमलिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर मिनिमलिस्ट आ रहा है कि मिनिमलिस्ट बिलीव दैट क्लटर कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड वेस्ट प्रीशियस स्पेस। जो क्लटर होते हैं मतलब खराब वस्तुएं जो होती है, उनको ये कहते हैं कि जो मिनिमलिस्ट ये बिलीव करते हैं जो क्लटर होता है वो हमारा हमको स्ट्रेस देता है, दिमागी तौर पर टेंशन्स देगा कि आपके पास खूब ढेर सारा सामान है और वहीं पर आप बैठे हुए हैं, आपके दिमाग कंसंट्रेट नहीं रहेगा और उसी में इधर उधर देखते रहेंगे तो आप अच्छा फील नहीं करेंगे। तो वही कह रहा है कि आप ये कॉजेज ए लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड वेस्ट प्रीशियस स्पेस। आपकी स्पेस जो स्पेस को भी घेरता है, जगह घेरता है, आपकी जो स्पेशल स्पेस है वो भी एकदम वेस्ट हो जाती है, उस पर आप कोई और नया काम नहीं कर सकते, उसी के बीच में पड़े रहेंगे। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि मिनिमलिस्ट बिलीव, ये बिलीव करते हैं कि कम चीजों को रखना चाहिए, जो वेस्ट है उनको दूसरे को दे दें, अपने घर में ना रखें, हो सकता है वो वेस्ट किसी और के काम में आए। तो मिनिमलिस्ट बिलीव दैट क्लटर कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड वेस्ट प्रीशियस स्पेस। तो ये डी मेरा ओपनिंग सेंटेंस ही हम लोग का हो सकता है। अब अगर ऑप्शन पे देखेंगे तो डी से हमारे यहाँ डी से जो दो ऑप्शन है ए और सी, ऑप्शन बी और डी नहीं है, इसको आप तुरंत हटा दीजिए अपने दिमाग से। अब हम दोनों को यही ऑप्शन लेके चलना है। अब कह रहा है मिनिमलिस्ट बिलीव, उसके बाद क्या आ रहा है दे ऑल्सो बिलीव दैट। एक बिलीव यहां पर है तो यानी हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा दे ऑल्सो बिलीव से शुरू होगा, तो डी आ गया और ए आ गया। अच्छा अब सी देख लेते हैं, अगर मान लीजिए हम कहते हैं ये ही ऑप्शन होगा दे फर्दर एडवाइज दैट। अब अगर ये फर्दर एडवाइस कर रहे हैं यानी इसके पहले भी और कोई एक एडवाइस इन्होंने कुछ दिया होगा और एक यहाँ बिलीव बोल रहे हैं और इसके दे फर्दर एडवाइस दैट वन कैन बिगिन द प्रोसेस ऑफ डीक्लटरिंग बाय फर्स्ट चेकिंग। डीक्लटरिंग मतलब अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करना, हटाना वहां से। डीक्लटरिंग बाय फर्स्ट चेकिंग इफ द थिंग्स वन विशेस टू गिव अवे आर स्टिल यूजेबल एंड वैल्यूएबल। वो कह रहा है कि जो आप किसी और को दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेंटेंस समझ के कैसे लिंक देखना वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमलिस्ट बिलीव एक ये हो गया, डी के बाद ए आएगा। देखिए मिनिमलिस्ट बिलीव they also believe that one must not hold on to things if one doesn't use them and love them anymore। ये वो यही कह रहा है कि किसी आदमी को
सामान इकट्ठा नहीं करके रखना चाहिए जब तक अगर उसको कोई वो यूज नहीं कर रहा है। तो दे फाइनली इट इज वेरी गुड आइडिया, फाइनली आ गया तो यहाँ सीधी सी बात है, फाइनली मतलब कंक्लूडिंग सेंटेंस हो गया। कंक्लूडिंग सेंटेंस हमारा ये बी है। आपका इसमें समय बच सकता है कि अगर आप ये देख लीजिए हाँ ये फाइनली आ रहा है, हो सकता है इसके आगे कोई सेंटेंस ना हो, आप बी देखें कि हाँ बी ये है, लेकिन स्टार्टिंग सेंटेंस हमारा डी से हो सकता है, तो डी मेरा ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, करेक्ट आंसर ये आ गया। तो हम लोग का जो ऑप्शन आएगा पहला डी आएगा, फिर दे ऑल्सो बिलीव सेकेंड, थर्ड वन आएगा सी, दे फर्दर एडवाइज दैट वन कैन बिगिन द प्रोसेस ऑफ डीक्लटरिंग बाय फर्स्ट चेकिंग। मिनिमलिस्ट ने पहले एक बिलीव बताया कि ये इस पे नहीं मानते चीजों को होर्डिंग करने के लिए, स्टोर करने के लिए। फिर इनके आगे ये बिलीव है कि हम लोगों को जो वेस्ट जो यूज नहीं कर रहे हैं उसको दूसरे को दे दे, doesn't use them and love them anymore. Finally it's a very good idea। तो वन हुआ, ये टू आया, और दे फर्दर एडवाइज दैट वन कैन बिगिन द प्रोसेस बाय फर्स्ट चेकिंग इफ द थिंग्स वन विशेस टू गिव अवे आर स्टिल यूजेबल एंड वैल्यूएबल। तो डी ए सी फिर बी। बस आपको इसमें सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ते हुए, लेकिन बहुत ही स्पीड से फास्ट आपको पढ़ते हुए, क्योंकि आपके लिए 20 क्वेश्चंस आते हैं और 20 क्वेश्चंस ये कुछ नहीं, ये आप लोगों के लिए हलवा होना चाहिए कि बस आया उसको देखे और कर दिए। समय भी नहीं लगना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, और आपकी इसमें एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। इसमें एक्यूरेसी आपके जब आएगी जब आप इसको पूरा क्वेश्चन कई बार आप सॉल्व करें। 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन मान के चलिए आपको 20 मिनट के अंदर सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है। 1 मिनट से ज्यादा आपको लगना ही नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और वो भी इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस ऑप्शन से चेक करना है कौन सा हमारा सीक्वेंस ठीक बैठ रहा है, बस ऑप्शन दे के आगे टिक किया आगे बढ़ेगा बस। हाँ अब तो खैर ऑनलाइन हो गया है तो ओपनिंग करने का कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें भी आप लोगों का टाइम बचता है। बस ऑनलाइन में आप आगे क्लिक कीजिए, आगे क्वेश्चन बढ़िए। बस आपको कनेक्टिंग सेंटेंसेस पे, कनेक्टिंग वर्ड्स पे आपको बिलीव करना है कि दे है तो दे अगर यहाँ बात कर रहा है तो उसके पहले भी कुछ बात किया होगा। क्या बात किया है? दे है तो यानी कोई नाउन होगा कुछ, तो नाउन क्या आया? ये आ गया। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि दे है, अगर आ गया ही है तो ही कौन है, ही इसके पहले कौन सा वर्ड यूज हुआ, नाउन कौन सा वर्ड यूज हुआ, तब प्रोनाउन आ रहा है। तो ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगी। ये आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के, क्योंकि इसमें आपके पूरे नंबर मिलने चाहिए, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अगर ये आपको कायदे से आएगा आप इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे। और आपको मैं आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, एसएससी मेंस में पूछा गया है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। एक एक लाइन का सेंटेंस है। इसमें क्या है? अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्टेड इन हिज गोइंग टू जेल। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यपूर्ण था। दिस रिजल्टेड, दिस मतलब यहाँ कुछ रिजल्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब है कोई एक्शन हुआ होगा, उसी के रिजल्ट की ये बात कर रहा है। अब क्या एक्शन हुआ आगे देखें। एज ए चाइल्ड, अब चाइल्ड है तो एज ए चाइल्ड ही ऑलवेज, यहाँ ही है। मैंने पहले बताया था कि ही जो है जब ही यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई आगे नाउन जरूर होगा जिसके लिए यहाँ ही यूज हुआ। तो ये हम लोग के ये फर्स्ट सेंटेंसेस ये होंगे नहीं, ए और बी, तो यानी हम लोग का ये ऑप्शन कट गया, बी कट गया। नेक्स्ट है लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी ये हम लोग का ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है। वंस ही फाउंड, यहाँ भी वंस आ गया, यानी ये हम लोग का ओपनिंग ही सेंटेंस है ये। तो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गए। अब सी, ये यहाँ ये भी सी है और ये भी सी है। तो क्या लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वाज अ फेमस जैज म्यूजिशियन। लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग एक
प्रसिद्ध जैज म्यूजिशियन था। जैज एक शैली है संगीत की, उसको जैज बोलते हैं, जैज म्यूजिशियन था। वंस ही फाउंड ए पिस्टल, तो लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वाज ए फेमस जैज म्यूजिशियन। नेक्स्ट क्या होगा, इधर यहाँ भी बी कह रहा है, यहाँ भी बी कह रहा है, तो ये हम लोग को एकदम कंफर्म हो जाएगी नेक्स्ट सेंटेंस सी के बाद हमारा बी ही होगा। तो एज लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वाज ए फेमस जैज म्यूजिशियन, एज ए चाइल्ड ही ऑलवेज लैंडेड इन ट्रबल। तो इसके बचपन की बात बता रहा है कि वो हमेशा बचपन से ही वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी परेशानी में आ जाता था। उसी की एक घटना बता रहा है। वंस ही फाउंड ए पिस्टल, उसको एक पिस्टल मिली, यानी पहला हम लोग का सी सेंटेंस होगा, फिर बी होगा, फिर बता रहा वंस ही फाउंड ए पिस्टल एंड फायर्ड इट इन स्ट्रीट, उसको एक पिस्टल मिली, उसने फायर कर दिया। उसके बाद उसको क्या हो गया, फायरिंग की वजह से रिजल्टेड, यानी पिस्टल ये जो उसने फायर किया, ये एक्शन किया उसका ये रिजल्ट आया कि जेल जाना पड़ा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी बी डी, वंस ही फाउंड। जहां डी आया ए आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधे आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर एग्जाम में आप आगे बढ़ जाएंगे। तो सी बी डी ए, देखिए सेंटेंस सीक्वेंस, लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वाज ए फेमस, फिर कह रहा है एज ए चाइल्ड ही ऑलवेज लैंडेड इन ट्रबल, फिर कह रहा वंस ही फाउंड, एक सीक्वेंस आ गया, वंस ही फाउंड ए पिस्टल एंड देन ही वेंट टू जेल। अब एक और मैं आपको आगे इसका क्वेश्चन में बताऊंगा एक दूसरे फॉर्म में कि 1 और 6 और बीच में हमारे यहाँ 4 और सेंटेंस होंगे, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1 फर्स्ट सेंटेंस और 6 सेंटेंस जो है वो हम लोग के फिक्स रहेगा और यहाँ जो जंबल है उसको अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको उसी का कराऊंगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नया पैटर्न है जंबल फॉर्मेशन का, कि इसमें आपको 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, लेकिन 6 सेंटेंसेस में सेंटेंस नंबर 1 और 6 दोनों फिक्स रहेगा और इसमें बीच की जो सेंटेंस है वो जंबल्ड है, उसको आपको रीअरेंज करना है। देखते हैं इसको कैसे रीअरेंज किया जाता है। देखने में तो इजी लगता है कि फर्स्ट सेंटेंस पता है, बिगनिंग पता है और कंक्लूडिंग पता है, तो बीच का तो लिंक निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ वैरायटी रहती है, उसमें कुछ ना कुछ कठिन रहता है कि जो कि करने में दिक्कतें होती हैं। तो देखते हैं इसको कैसे आगे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस दिया है, द प्रॉब्लम ऑफ फूड इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद पॉपुलेशन। और लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, दे फॉल एन इजी प्रे टू ऑल सॉर्ट ऑफ डिजीजेस। तो यहाँ बात हो रही है पॉपुलेशन की और कुछ डिजीज की, ये डिजीज की बात हो रही है। जो अगर कनेक्टिंग की बात करें, कौन सा कनेक्टिंग वर्ड होगा, लिंक वर्ड कौन सा होगा, तो लिंक वर्ड अगर देखें दे फॉल की बात हो रही है, दे या कौन लोग, और इधर बात हो रही है प्रॉब्लम ऑफ फूड की, इधर बात हो रही है पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो किस तरह के लोग शिकार हो जाएंगे डिजीजेस के, वो हम लोग को यहाँ देखना है। आइए एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं पूरा। द प्रॉब्लम ऑफ फूड इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद पॉपुलेशन। वेजेस विल सेल्डम राइज इन प्रोपोर्शन टू राइजिंग प्राइसेस। वेजेस शायद ही बढ़े जिस हिसाब से प्राइस बढ़ती है। अब यहाँ पर नहीं पता चल पा रहा है कि किसकी प्राइस की बात हो रही है। द मार्केट, इसलिए ये हम लोग का पीवी पैरा सेंटेंस नहीं होगा। द मार्केट इज गवर्न बाय डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये एक बात बता रहा है जो मार्केट होती है वो डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है, उसी पर प्राइस डिटरमाइन हो सकता है। तो हो सकता है इसके बाद ये सेंटेंस आए। आगे देखते हैं। विदाउट इनफ फूड सच पीपुल लैक हेल्थ, स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी। अब यहाँ पर सच पीपुल आ गया और उनकी हेल्थ के बारे में बात हो रही है, और यहाँ अगर देखें हम तो यहाँ डिजीज आ गया। तो अगर ये देखें R और 6 का कनेक्टिंग लिंक हमको यहाँ मिल रहा है कि विदाउट इनफ फूड सच पीपुल लैक हेल्थ, स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी।
अगर उनको फूड नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को, तो उनके ना हेल्थ रहेगी, ना स्ट्रेंथ रहेगी, ना एफिशिएंसी रहेगी। तो इससे क्या होगा, दे फॉल एन इजी प्रे टू ऑल सॉर्ट ऑफ डिजीजेस। तो आर हम लोग का ये लास्ट सेंटेंस, सेकंड लास्ट सेंटेंस हो सकता है। तो देखा जाए तो आर ये है, और तो ये आंसर हमारा हो सकता है। लेकिन आगे और देखें, इफ सो मेनी पीपल डिमांड गुड्स टू गो राउंड, प्राइसेस विल राइज एंड पुअर क्लासेस विल स्टार्व, दे फॉल एन इजी प्रे टू ऑल सॉर्ट ऑफ डिजीजेस। अब इसी को बेस मानते हैं कि ये आर जो है ये हम लोग का सेकंड लास्ट वर्ड होगा 6 सेंटेंस के पहले। और पहला सेंटेंस है द प्रॉब्लम ऑफ फूड इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद पॉपुलेशन। इसको जोड़ते हुए आप देखें तो आगे कह रहा है द मार्केट इज गवर्न बाय डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, देखिए मार्केट की बात कर रहा है कि कोई भी प्राइस डिटरमाइन होगी तो वो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पर ही निर्भर करेगा। तो क्यू हम लोग का फर्स्ट सेंटेंस होगा। उसके बाद एस कह रहा है, क्यू के बाद ये अगर ये एस है, इफ सो मैनी पीपल डिमांड गुड्स। हाँ देखिए यहां पर ये डिमांड आए। अब ये फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कैसे मार्केट जो है गवर्न होता है डिमांड एंड सप्लाई से। तो वो यहाँ बता रहा है कि अगर इफ सो मैनी पीपल डिमांड गुड्स, कई सारे लोग गुड्स की डिमांड करते हैं तो प्राइसेस क्या होती है, बढ़ जाती है। बट नेचुरल है कि कोई भी गुड्स है वो हमेशा लिमिटेड रहता है मार्केट में। अगर उसको हम एक्सेप्शनली अगर खरीदते रह जाते हैं तो उसकी दाम बढ़ जाता है। और सफर कौन होते हैं, पुअर क्लासेस। पूरा क्लास को भूखमरी का शिकार होना पड़ता है। तो ये क्यू जो है द मार्केट इज गवर्न बाय डिमांड एंड सप्लाई, ये फर्दर एक्सप्लेन किया अपने सेंटेंस को। इफ सो मेनी पीपल डिमांड गुड्स टू गो राउंड, प्राइसेस विल राइज एंड पुअर क्लासेस विल स्टार्व। तो Q के बाद ये S आया। फिर है P, देख लेते हैं, वेजेस विल सेल्डम राइज। हाँ, अब इसकी के कॉन्टिन्यूटी पे ये आ गया, सॉरी ये सेंटेंस आ गया कि अब वेजेस तो बढ़ेंगे नहीं। कह रहा है वेजेस शायद ही इंक्रीज हो गुड्स के प्राइसेस। जो कह रहा है ना वेजेस विल सेल्डम राइज इन प्रोपोर्शन टू राइजिंग प्राइसेस। तो राइजिंग प्राइसेस कौन से राइजिंग प्राइसेस, तो यहाँ की गुड्स की ये बात कर रहा था। तो ये कनेक्टिंग हो गया कि एस के बाद पी आएगा, एस के बाद पी आ गया। विदाउट इनफ फूड सच पीपल लैक हेल्थ, स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी। सच पीपल यहाँ पता चल गया कि जिनकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, पूरा पुअर क्लासेस की ये बात कर रहा है। फिर दे फॉल एन इजी, सच पीपल, ये जो पीपल है दे फॉल एन इजी प्रे टू ऑल सॉर्ट ऑफ डिजीजेस। तो ये हम लोग का ऑप्शन है QSPR। नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आइए देखें फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा था, प्रॉब्लम ऑफ फूड इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द पॉपुलेशन। देखिए इसमें आपको जो सेंटेंस है 1 से लेकर 6 तक पढ़ना है। और ये हमें मालूम है कि ये हम लोग का कंक्लूडिंग सेंटेंस है। तो जब पता है कंक्लूडिंग सेंटेंस है और ये मालूम है ओपनिंग सेंटेंस है, तो कभी कभी समझ नहीं आता कि ओपनिंग के बाद सेकंड सेंटेंस कौन सा होगा। तो नीचे से शुरू करते हैं, कभी कंक्लूडिंग होगा तो इसके पहले वाला कौन सा सेंटेंस होता है, हो सकता है, तो वो चेक करना होता है एग्जाम में। आप देख सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में पढ़ें तो फर्स्ट के बाद सेकंड ही कौन सा आएगा वो देखें, नहीं। आप लास्ट है, लास्ट सेंटेंस है तो सेकंड लास्ट कौन सा हो सकता है वो आप ऑप्शन से देख लीजिए। हमने पहले बताया था ना कि ये कह रहा विदाउट इनफ फूड सच पीपल लैक हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। उसके बाद ये कह रहा दे फॉल एन इजी प्रे टू ऑल सॉर्ट ऑफ डिजीजेस। तो जब इनके पास ना स्ट्रेंथ रहेगी ना हेल्थ रहेगा तो इनको डिजीज का ये शिकार हो जाएंगे। तो ये तो बहुत ही इजी था कि बस खाली आपको ये देखना था QSPR R आ रहा है, R हमारा लास्ट सेंटेंस है तो R यहाँ और कहीं लास्ट है नहीं, तो सीधे ये ऑप्शन हो जाएगा सही। और जब अगर समझाते हैं आपको तो प्रॉब्लम ऑफ फूड इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कनेक्टेड है फूड की प्रॉब्लम, यहाँ की बात कर रहा है। अब जो ये प्रॉब्लम तो बता दिया, लेकिन ये प्रॉब्लम आगे ये एक्सप्लेन कर रहा है कि द मार्केट इज गवर्न्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई। अगर देखते हैं कि मान लीजिए हम ये मानते चलो ये सेंटेंस नहीं होगा, फिर कौन सा सेंटेंस लेते हैं,
द प्रॉब्लम ऑफ फूड इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन की बात कह रहा है। फिर कह रहा है इफ सो मेनी पीपल डिमांड गुड्स टू गो अराउंड प्राइसेस विल राइज एंड पुअर विल स्टार्व। एस लेते हम, मान लीजिए एस ले लेते, ठीक है एस ले लिए। फिर कह रहा है इसके बाद क्यू होना चाहिए, द मार्केट इज गवर्न बाय डिमांड एंड सप्लाई। फिर आर कह रहा है कि विदाउट अब डिमांड एंड सप्लाई होना चाहिए। और फिर पी आ रहा है कि वेजेस विल सेल्डम राइज इन प्रोपोर्शन टू राइजिंग प्राइसेस। तो ये कोई कनेक्शन ही नहीं आ रहा है। कनेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, QSPR में है, कि मार्केट जो है पहले वो डिमांड एंड सप्लाई पर होता है। जब डिमांड एंड सप्लाई की बात करें, इसमें फर्दर एक्सप्लेन किया कि अगर पीपल जो है, इफ सो मेनी पीपल डिमांड गुड्स द प्राइसेस ऑफ द गुड्स विल इंक्रीज एंड द पूरा क्लासेस विल स्टार्व। तो ये कनेक्शन इसी में है। Q के बाद S आएगा, S के बाद P आएगा कि वेजेस बढ़ेगा। जब वेजेस बढ़ेगा तो जो पीपल है वो जो वेजेस नहीं बढ़ेगा, सॉरी वेजेस उतना बढ़ता नहीं है प्राइसेस राइज की वजह से। और इनको जो होता है विदाउट, जब प्राइस नहीं बढ़ेगा तो उनको खाना कम मिलेगा। जब वेजेस इनका नहीं बढ़ेगा तो खाना वो लोग कम खरीदेंगे, फूड कम खरीदेंगे, गुड्स कम खरीदेंगे। जब वो कम खरीदेंगे फूड को तो उनकी हेल्थ जो है कम हो जाएगी। जब हेल्थ कम हो जाएगी तो वो शिकार हो जाएंगे डिजीजेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है और मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, तब आगे और क्लियर होगा कि क्या है ये। देखने में तो लगता है कि हाँ फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। ये बैंक पीओ में पूछा जाता है, MBA एंट्रेंस में भी पूछा जाता है। MBA एंट्रेंस में तो इससे भी ज़्यादा टफ हो जाएगा कि आप सेंटेंस ही नहीं समझ पाएंगे सेंटेंस क्या कह रहा है। तो आपको इसमें ध्यान से पढ़ना होता है, ऑप्शन लेके चलना पड़ता है। ये नहीं कि आप इसी से निकाल सकते, नहीं, ऑप्शन भी इसमें मेन फैक्टर है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जंबल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शन देखना ही पड़ेगा। एक आंख अगर आपका सेंटेंस में, तो एक आंख आपके ऊपर ऑप्शन में भी होना चाहिए। दोनों चीजें आपको साथ साथ देख के चलना पड़ेगा। आगे आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। इसमें भी फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस फिक्स है। इन थ्योरी इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी। ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस है। लास्ट सेंटेंस कह रहा है इट इज सेड दैट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डेंजर्स ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट मे टर्न आउट टू बी द रूल ऑफ इग्नोरेंस। बाकी के सेंटेंस पढ़ते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपुल आर इलिटरेट एंड इग्नोरेंट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा बट इन प्रैक्टिस द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। मैंने पहले बताया था कि बट होता है, उसी तरह से दे, ये सब कनेक्टिंग लिंक है एक दूसरे सेंटेंसेस के लिए। क्या इन थ्योरी की यहाँ बात हो रही है। इन थ्योरी इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी। थ्योरी में इंडिया जो है, अगर थ्योरेटिकल बात करें, इंडिया बहुत ही अच्छा उदाहरण है डेमोक्रेसी, अगर एक परफेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो। लेकिन बट इन प्रैक्टिस, सीधे ये पता चल रहा है कि आप थ्योरी की बात ही तुरंत यहाँ आ गया बट इन प्रैक्टिस आ गया। तो यानी ये सीक्वेंस हो गया कि इसके बाद जो है फर्स्ट सेंटेंस जो होगा मेरा, जो फर्स्ट जो सेंटेंस है क्यू होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि इन थ्योरी, यहाँ पे पहले थ्योरी की बात किया, फिर इसको लिंक करते हुए कहा कि बट इन प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। But in practice, the working of democracy does not provide much cause for satisfaction. कह रहा है कि प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल अगर देखा जाए डेमोक्रेसी में, इस तरह का कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो Q से जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा D ऑप्शन है। तो हमारा, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप इतना कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ बस ये बट थ्योरी आया, बट आया, यहाँ टिक लगाया, एग्जाम में आपने क्लिक किया डी पे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया। पूरा पढ़ने की भी नहीं जरूरत है। पढ़ना चाहे तो आप
एक 30 सेकंड का और टाइम दे के आप पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। वैसे अब मैं बताऊंगा तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस बट इन प्रैक्टिस द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, हमको वहाँ को एक्सप्लेन तो करना नहीं है, एग्जाम्पल बताना तो है नहीं कि हम कितने तेज हैं, क्या हम एक एक पढ़ के मैं इसमें कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको देखना है कि हाँ बट इन प्रैक्टिस आया, ये इससे ये लिंक कर रहा है, और कोई ऑप्शन भी ऐसा नहीं है जो कि क्यू से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हम डी ही ऑप्शन मेरा सही है। आगे देखते हैं और आगे क्या कह रहा है इसमें। बट इन प्रैक्टिस द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी डज नॉट प्रोवाइड मच कॉज फॉर सेटिस्फेक्शन, ठीक क्यू हो गया। जनरल इलेक्शंस हैव नो डाउट बीन हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, कह रहा है कि जो जनरल इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलर इंटरवल में कराए जाते हैं। बट द वेरी फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्रॉपरली एडुकेटेड इलेक्टोरेट इज लैकिंग इन द कंट्री, लेकिन आगे सेंटेंस पे ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी का सबसे खराब कंडीशन ये है कि यहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं है, इग्नोरेंट है, अवेयर नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है डेमोक्रेसी में। तो ये यहाँ पर बता रही प्रॉपरली एजुकेशन नहीं है यहाँ पर। It is said that the greatest of all dangers of democracy is that it may turn out to be the rule of ignorance, यही वो बता रहा आगे एक्सप्लेन किया है कि ऐसा कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी को सबसे अधिक खतरा ये है कि जब हम किसी भी चीज को इग्नोर कर देते हैं। अब सेंटेंस का सीक्वेंस देखें। बट in theory India is an example of perfect democracy, but in practice the working of democracy does not provide much cause for satisfaction, Q हो गया। अब Q के बाद R देखिए आता है कि नहीं। जनरल इलेक्शंस बता रहा है कि जनरल इलेक्शन जबकि होते हैं हमारे यहाँ रेगुलर इंटरवल पे, फिर कह रहे हैं जनरल इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कनेक्ट कर रहा है बट द वेरी फर्स्ट कंडीशन ऑफ द प्रॉपरली एजुकेटेड इलेक्टोरेट, पढ़े लिखे जो चुनाव होते हैं, इलेक्टोरेट होते हैं, वो डेमोक्रेसी में देखने को नहीं मिलता, इज लैकिंग इन दिस कंट्री। तो क्यू हो गया, क्यू के बाद आर आ गया, आर के बाद एस आ गया। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपुल आर इलिटरेट एंड इग्नोरेंट, इसी को आगे बताया। बट द वेरी फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्रॉपरली एजुकेटेड इलेक्टोरेट इज लैकिंग इन दिस कंट्री। द वास्ट मेजोरिटी, फिर आगे बताया जो वास्ट मेजोरिटी है लोगों की वो इलिटरेट एंड इग्नोरेंट है, इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डेंजर्स ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट मे टर्न आउट टू बी द रूल ऑफ इग्नोरेंस। ये समझ में आ गया कि बहुत ही इजी सेंटेंसेस था इसके जंबल पैराग्राफ का। एक और मैं इसका एग्जांपल कराऊंगा, थोड़ा सा इससे अलग है, सेम पैटर्न पे, लेकिन जो उसके सेंटेंस है वो आपको अलग कुछ नजर आएंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बिगिन कर रहा है, लेट मी टेल यू राइट फ्रॉम द स्टार्ट एंड राइट फ्रॉम द हार्ट। ये फर्स्ट सेंटेंस है जो कि हम लोग का ये फिक्स रहेगा। लास्ट सेंटेंस कह रहा है सिक्स्थ वन, द ओनली टेस्ट इज विल दे वर्क। आगे क्या कह रहा है, आई नो समथिंग एल्स, दिस मे बी सो फॉर लॉन्ग, दिस मे बी सो फॉर लॉन्ग, क्या चीज लॉन्ग की बात कर रहा है ये नहीं मालूम। लेट मी टेल यू राइट फ्रॉम द हार्ट, तो दिस मे बी लॉन्ग, लॉन्ग क्या लॉन्ग ये नहीं मालूम। दीज कांट बी गिमिक्स फॉर शेयर होल्डर्स, आर नॉट इम्प्रेस्ड बाय गिमिक्स एनी लॉन्गर। अब दिस क्या हो सकता है, इसके बारे में कह रहा हूं दिस, आगे देखते हैं। I knew we are in hard times, I knew we are in hard times, हो सकता है दिस इसके बारे में कह रहा है कि this may be, I know something else, this may be so for long, हो सकता है हार्ड टाइम्स के लिए कह रहा है कि आगे बहुत दिन तक ऐसा ही रहे। आगे देखते हैं, we have to take some harsh decisions and effect some harsh changes, the only test is will they work। तो यहाँ सेंटेंस पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि कोई परेशानी है, उनको कोई डिसीजन लेना है। तो ऑप्शन में देखे थे एक बार क्या है, बी सी अगर चेक करें, लेट मी टेल यू राइट फ्रॉम द स्टार्ट एंड राइट फ्रॉम द हार्ट।
कह रहा है कि मैं दिल से और एकदम साफ बात बताना चाह रहा हूँ। कौन सी बात बताना चाह रहा है ये? तो क्या बताना चाह रहा है? आई न्यू वी आर इन हार्ड टाइम्स। पहला सेंटेंस सी होगा 1 के बाद। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो सी ये है। हमारी समझ से सी ये है। आप इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ सी आया, यही मेरा आंसर है, आगे बढ़ गए। तभी आपको समय मिलेगा, तभी आप पूरे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सी हो गया। आगे कह रहा है सी के बाद आई नो वी आर इन हार्ड टाइम्स। अब इसके बाद सी के बाद ए देख लेते हैं। आई नो समथिंग एल्स दिस मे बी सो फॉर लॉन्ग। आई न्यू वी आर इन हार्ड टाइम्स, आई नो समथिंग एल्स। इसके बाद मुझे कहना है कि कुछ और भी है। दिस मे बी सो फॉर लॉन्ग। ये जो हार्ड टाइम्स है ये ज्यादा दिन तक रहने वाला है। These can't be gimmicks। आगे कह रहा है These can't be gimmicks। तो C के बाद A लेते हैं, A के बाद B तो आएगा नहीं। These can't be gimmicks क्या चीज? These can't be gimmicks। तो D आइए। We have to take some harsh decisions। हार्श डिसीजंस लेना पड़ेंगे जो कि हार्श चेंजेस हों, एफेक्ट हार्श चेंज लाए। तो जब हार्श डिसीजंस लेंगे, हार्श चेंजेस होंगे, तो गिमिक्स नहीं होंगे। ये सब गिमिक्स नहीं चाहिए। गिमिक्स मतलब क्या? गिमिक्स मतलब होता है कि कोई ट्रिक हो गई, कोई ऐसी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक कि हाँ कि तुरंत फायदा हो जाए। तो इस तरह के हम लोग को कोई ट्रिक, इस तरह कोई गिमिक नहीं करना है। तो ये कह रहा है कि हमको हार्श डिसीजन लेने होंगे। वो ऐसे डिसीजंस होंगे दीज कांट बी गिमिक्स फॉर द शेयर होल्डर्स आर नॉट इम्प्रेस्ड बाय गिमिक्स एनी लॉन्गर। सीधे बहुत ही सिंपल था बस। अब देखिए पहले सेंटेंस आएगा आई न्यू, लेट मी टेल यू राइट फ्रॉम द स्टार्ट एंड फ्रॉम द हार्ट। क्या कहना चाह रहा है? लेट मी टेल यू फ्रॉम द राइट फ्रॉम द स्टार्ट एंड राइट फ्रॉम द हार्ट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आएगा आई न्यू वी आर इन हार्ड टाइम्स। I knew we are in hard times. I know something else. This may be so for long. We have to take some harsh decisions, affect some harsh changes. And the last sentence will be, these can't be gimmicks for the shareholders are not impressed by gimmicks any longer. So CADB, ये आपका C ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो मैंने यहाँ पर आपको जम्बर्ड पैराग्राफ के जितने भी वेरिएशंस हो सकते थे वो मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल। आप मेरे वीडियो को, यूनिक ऑनलाइन क्लासेस वीडियो को बार बार इसको रिपीट करके देखिएगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया है, कहाँ से कौन सा लिंक मैंने पकड़ा, फिर कहाँ से उसको कनेक्ट किया। जैसे मैंने बताया यहाँ पर सम हार्श डिसीजंस, हार्श चेंजेस, इस राइट क्या कहना चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है सीधा सीधा कि वी आर इम्प्रेस्ड, कि वी आर इन हार्ड टाइम्स। जब हार्ड टाइम्स में है तो हम लोग कुछ हार्ड डिसीजंस लेने होंगे। और ये जो हार्ड टाइम्स है ये बहुत दिन तक चलने वाला। जब बहुत दिन तक चलेगा तो इसके लिए हम लोग को हार्श डिसीजंस लेने होंगे। जब हार्श डिसीजंस वो ऐसे होने चाहिए कि वो कोई गिमिक्स ना हो, खाली ट्रिक ना हो, सामने वाले को खाली इन्फ्लुएंस करने के लिए ना हो कि शॉर्ट ट्रिक्स दे दे कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा डिसीजंस नहीं लेना है। फिर आगे कह रहा था ओनली टेस्ट इज विल दे वर्क। तो हम लोग इस सेंटेंस में कह रहा है कि जो डिसीजंस लेंगे वो खाली ये हम लोगों का टेस्ट होगा कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा जो हम हार्ड डिसीजंस लेंगे। तो बी के बाद आएगा दीज कांट बी गिमिक्स फॉर द शेयर होल्डर्स आर नॉट इम्प्रेस्ड बाय गिमिक्स एनी लॉन्गर। द ओनली टेस्ट इज विल दे वर्क। यस, जो डिसीजंस लेंगे वो काम करेंगे। तो ये कह रहा है। तो हमारे यूनिक ऑनलाइन क्लासेस में जो मैंने आपको ये सारे वीडियो, ये जम्बर्ड पैराग्राफ का जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है, इसको आप अच्छी तरीके से कई बार सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है एग्जाम में पास होने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। इतने सारी बुक्स हैं, सब आप क्वेश्चंस लगाते रहिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप इतना आप हैबिचुअल हो जाएंगे कि आप तुरंत देख लेंगे क्या कह रहा है, कहाँ कनेक्टिंग वर्ड है, कहाँ कनेक्टिंग लिंक हो रहा है सेंटेंस का। आप तुरंत सीधे ऑप्शंस में आके आंसर टिक करेंगे।
और मैं आपको, हाँ एक चीज मैं आपको एक यहाँ सेंटेंस देने जा रहा हूँ, उससे आपका ये बहुत ही छोटा सेंटेंस होगा, मुझे लगता है कि उससे ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर आपको कितनी सही है। बहुत ही छोटा सेंटेंस है। उसमें आपको ये बताना है सेंटेंस में कि ग्रामेटिकली क्या मिस्टेक है उस सेंटेंस में। राम scored 100 percentile. Ram scored 100 percentile in कैट। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कमेंट सेक्शन पे जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि इस सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक है। छोटा सेंटेंस है, 1 2 3 4 5 6 वर्ड का सेंटेंस है। इसमें आपको बताना है कि कहाँ मिस्टेक है और इसका करेक्ट फॉर्मेशन क्या होगा इस सेंटेंस का, कि राम स्कोर्ड 100 परसेंटाइल इन कैट। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही कर लेगा तो वो ये समझ ले कि वो उसकी इंग्लिश ग्रामर में पकड़ अच्छी है। जो नहीं कर पाए तो उसको बहुत मेहनत करने की अभी जरूरत है। मैं सब लोगों को कह रहा हूँ, निराश मत होइएगा अगर ये आप क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाए। ये खाली आपको टेस्ट करने के लिए है कि आप कितना ग्रामर को अभी तक अच्छे से पढ़े हैं। तो इसको आप ये सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को, और कमेंट सेक्शन में जाके इस पर आप कमेंट करिएगा कि इसका क्या आंसर होगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और नहीं भी अच्छा लगा हो तब भी आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर टैप करिएगा यूनिक ऑनलाइन क्लासेस में जाके। और जैसा भी हो, मैं हम लोग अब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई एक नया टॉपिक के साथ, जिससे कि आपकी आगे तैयारी और अच्छे से हो सके। और कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपके अंदर जो है प्रिजर्वेंस होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए फिर एक हफ्ते आराम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हर दिन आपको अपने आप से कंपटीशन करना है। आज अगर हम 4 घंटे पढ़े हैं तो कल हम ही को 6 घंटे पढ़ना है। अपने आप से आपको कंपटीशन रखना चाहिए, नहीं कि बगल वाला कितना देर पढ़ रहा है या हमारा दोस्त कितना घंटे पढ़ रहा है, उससे नहीं मतलब है। आपके कितना पढ़ रहे हैं वो आपको देखना है। आप खाली अपने से कंपटीशन लगाइए। तो मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि आपका कोई भी एग्जाम हो, बैंक पीओ से लेके एसएससी से लेके रेलवे का लेके सीपीओ का लेके कोई भी एग्जाम हो, आप एकदम से एक बार में आप क्रैक करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपना वीडियो यहाँ पर बंद कर रहा हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर यूनिक ऑनलाइन क्लासेस वीडियो ऑन जंबल पैराग्राफ फॉर्मेशन। थैंक यू।